नमस्कार दोस्तों, करियर पिता चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी पीसीएस 2023 के लिए और आरओ एआरओ 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की ये श्रृंखला है बच्चों। और मैंने जैसा कि आपसे कमेंट किया था बच्चों, ये आपका मास्टर वीडियो है बच्चों। ये आपका मास्टर वीडियो है बच्चों पहला, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश करूंगा कि फटाफट एक बार क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, लिंक को कॉपी करके उसको शेयर कर दें बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस एक वीडियो से बच्चों मैंने विश्लेषण के आधार पर पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए प्रस्तुत कर दिए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा आपकी 14 मई को है बच्चों, और आरओ एआरओ का भी नोटिफिकेशन बच्चों आपका 2023 में देखने को मिलेगा बच्चों। तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों आपका संविधान का भाग 1 है, पार्ट 1 है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख बच्चों संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग सभी अनुच्छेद नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है केवल उनको कवर करेंगे, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, केवल एक वीडियो देखिए और पूरे अनुच्छेद रिवाइज कर लीजिए। पहला अनुच्छेद बच्चों आपके लिए है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 1 जो है बेटा आपका, वो ये कहता है संघ का नाम और उनके क्षेत्र के बारे में बताता है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये बताता है बच्चों भारत संघ का नाम और उसके क्षेत्रों के बारे में बताता है। ठीक है, अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 2 जो है वो ये बताता है कि अगर भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करना है, जैसे सिक्किम का भारतीय संघ में प्रवेश हुआ, या भविष्य में बलूचिस्तान या सिंध का भारतीय संघ में प्रवेश होना है तो किस अनुच्छेद के तहत होना है, तो संसद किस अनुच्छेद का उपयोग करेगी, तो अनुच्छेद 2 की शक्ति का उपयोग करके एक साधारण विधेयक संसद में लाकर उसे शामिल कर लेगी। ठीक है, तो ऐसे राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, उनको अगर शामिल कराना है तो उसके लिए आर्टिकल 2 है बच्चों। और ऐसे राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा है, अर्थात जो भारत के मानचित्र में आते हैं, 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित क्षेत्र जो हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन करना है, उनके क्षेत्र में, सीमा में और नाम में अगर कोई परिवर्तन करना है, तो उसके लिए आपका अनुच्छेद 3 है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 4 बच्चों ये कहता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये कहता है बच्चों कि अगर ऐसा कोई भी परिवर्तन जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया, अर्थात किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाए, या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा विधेयक साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित करके ऐसा किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों, अर्थात ये जो भी काम किया जा रहा है ये साधारण विधेयक और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए कोई संविधान संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं, हमारी है सिटीजनशिप। संविधान का भाग 2 या पार्ट 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है बच्चों। ठीक है, याद करते चलिएगा। इसमें बात करते हैं बच्चों जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 ये बताता है कि संविधान जब लागू हुआ तो उसके प्रारंभ में नागरिकता, उसके बारे में अनुच्छेद 5 बात करता है। इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 6 जो है ऐसे व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 10 जो है वो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसके बारे में बताता है, अर्थात कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ये आपकी बनी रहेगी, ये ऐसा आर्टिकल 10 कहता है। ठीक है, और आर्टिकल 11 क्या कहता है बच्चों, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कि कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का संसद का अधिकार है, ये बताता है आपका अनुच्छेद 11। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद, नागरिकता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन बच्चों इससे प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है बच्चों
सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं। ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों। हमारा संविधान जो है वो 12 से 35 में किन किन अधिकारों की बात करता है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार मौलिक इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 12 कहता है राज्य के बारे में बताता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है बच्चों, आर्टिकल 12। ठीक है, अब स्टेट क्या है बच्चों? स्टेट का मतलब, राज्य का मतलब केवल यूपी, एमपी और महाराष्ट्र नहीं है बच्चों। यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, संसद, नगर पालिका, पंचायत, इवन अ लोकल पुलिस स्टेशन इन्फोर्सिंग लॉ ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट ऑफ आर्टिकल 12। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी संस्था जो राज्य के वित्तीयन से चल रही है या केंद्र के वित्तीयन से चल रही है, फाइनेंसिंग से चल रही है, वो भी आपका आर्टिकल 12 के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इवन अ प्राइवेट कंपनी एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आर्टिकल 13, जो भी कानून जो मौलिक अधिकार से असंगत रहेंगे या उनका अल्पीकरण करेंगे, उनको बच्चों न्यायिक समीक्षा के तहत क्या किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी और जितना भाग असंगत है मौलिक अधिकारों से उतना काटकर अलग कर दिया जाएगा और बाकी पूरा कानून प्रभावी रहेगा। ये आपका कहता है अनुच्छेद 13। इसको बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूं न्यायिक समीक्षा। ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 13 आपको ये बताता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य और न्यायिक समीक्षा याद रख लीजिएगा, 12 और 13 में एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है। 14 कानून के समक्ष समानता या रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है और विधि का समान संरक्षण सभी को प्राप्त है, ये बताता है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बच्चों ये राइट टू इक्वलिटी है या समानता का अधिकार है बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, ये 5 आधार याद कर लीजिए बच्चों। इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता होगी या लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता होगी, या आर्टिकल 16 कहता है। नेक्स्ट बच्चों आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है और आर्टिकल 18 आपका उपाधियों का अंत करता है। उपाधियां कैसी? राय बहादुर, राज बहादुर, महाराज, महाराजाधिराज, ये सब उपाधियां जो थी बच्चों उनको समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है बच्चों, कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है बच्चों। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 15(4) जो है बच्चों वो क्या है, समानता के अधिकार पे अपवाद है और भारत में आरक्षण का आधार है। भारत में बच्चों आरक्षण का आधार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में आरक्षण का आधार है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आर्टिकल 16(4) जो है बेटा ये आपका क्या है, नौकरियों में आरक्षण का आधार है। ठीक है, नौकरियों में आरक्षण का आधार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं बेटा जो भारत में आरक्षण का आधार प्रदान करते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए अनुच्छेद 19 से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कौन कौन सी। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संचरण का अधिकार, निवास का अधिकार और व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है बच्चों। ये इंग्लिश में है बच्चों। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। 21 बच्चों 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया बच्चों। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 है। ठीक है, अनुच्छेद 23 बच्चों मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है, अर्थात मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा और जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जाएगा। और बालाश्रम अर्थात आप लोगों ने
बंधुआ मजदूरी प्रथा सुनी होगी, ठीक है। तो जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा और ऐसा भी काम नहीं कराया जाएगा कि काम करा के पैसा ना दिया जाए, ठीक है। तो अनुच्छेद 23। इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध। मतलब जो खतरनाक काम है, जैसे खाने हैं, खतरनाक मिले हैं, वहां पर बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 24 कहता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी फंडामेंटल राइट जो यहाँ लिखे हैं। अब इसमें आप पिक एंड चूज मत करिएगा, क्योंकि पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया है, उसके आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पीसीएसआरओ के अनुच्छेद 25 धर्म के अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 25 बताता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 आपका अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में है बच्चों, और ये आपका माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करता है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 30 आपका माइनॉरिटीज को अधिकार देता है कि वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यह है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। अर्थात अगर ये सारे मौलिक अधिकार बच्चों समाप्त कर दिए जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। संविधान ने अधिकार दिया है कि हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ऐसी ही शक्ति बच्चों अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को दी गई है कि हम दोनों जगह जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, 5 प्रकार के रिटें हैं। तो 5 टाइप्स की बच्चों रिट्स होती हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे लोग। तो रिट्स के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा बच्चों, जिसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि ऐसा कौन सा अधिकार है जिसको हटा दिया जाए तो सभी मौलिक अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो इट इज नन अदर देन आर्टिकल 32। इसीलिए बच्चों इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है बच्चों, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। और अनुच्छेद 32 जो है सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है बच्चों, ठीक है। आपने सुना भी होगा बच्चों कि 2 पक्ष आपस में लड़ते हैं, तो कोई पक्ष ये कहता हुआ आपको मिल गया होगा कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो कोर्ट में देखने का क्या मतलब है बच्चों? कि हमारा क्या है, विश्वास जुडिशरी पे सबसे ज्यादा है, न्यायपालिका पे है, और हम इस लिए बोल पाते हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे या कोर्ट में देख लूंगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत ये मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है कि हम कोर्ट में देखने के लिए बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? ये वाक्य देखिए, भले ही आपका क्या हास्यास्पद है, लेकिन मैंने आपको समझाया है, समझाने के लिए बहुत सूटेबल है बच्चों, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा वाद और विवाद। वाद और विवाद सुना होगा, तो बच्चों जहां पर वाद नहीं होता वहीं विवाद होता है, ठीक है। वाद मतलब कम्युनिकेशन, जहां वाद नहीं होगा वहीं विवाद होगा। इसलिए बच्चों वाद को कायम रखिए, कभी विवाद नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं हम लोग डीपीएसपी के ऊपर, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है बच्चों? डीपीएसपी आपका राज्य के निदेशक तत्व हैं, और पार्ट 4 में है बच्चों, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में, ठीक है, इनका उल्लेख है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों आपका क्या है, ये भी आपका अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। अनुच्छेद 37 जो है बताता है कि डीपीएसपी जो है गैर न्यायोचित है, मतलब हम इन्हें कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते जैसा कि फंडामेंटल राइट को करवा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार बोलता है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार अनुच्छेद 39A में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो आपको बस एक वीडियो को 3-4 बार देख लेना है, सारे आर्टिकल सही हो जाएंगे। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 की प्रेरणा से किया गया, और अब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया बच्चों, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, हमारा जो आर्टिकल है 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। अब काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार आप लोगों ने सुना होगा बच्चों कि सार्वजनिक सहायता या सोशल सिक्योरिटी के तहत बच्चों आपका जो है वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है या बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो वो यही अनुच्छेद है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा
कोई भी चीज़ सरकार करती है तो वो अपने मन से नहीं करती, उसकी प्रेरणा उसको कहीं ना कहीं से मिली है। तो वो डीपीएसपी हैं जो राज्य के निर्देश तक तत्व हैं, वो सरकारों को निर्देश उन्होंने दे दिया है संविधान के समय ही। संविधान जब बना उसी समय निर्देश दे दिया गया है कि सरकारें ये लागू करने का प्रयास करेंगी, ठीक है, जैसी जैसी आर्थिक क्षमता उनकी होती जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन या कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करता है। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 43A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जितने भी बच्चों इंडस्ट्रीज हैं, वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो पीएसयूज हैं, वो यूनियंस रखते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं वहाँ पे। या रेलवे आपने सुना होगा बच्चों, वहाँ पे भी ट्रेड यूनियंस हैं। और वो ट्रेड यूनियंस का अधिकार प्रावधान कहाँ से मिलता है बच्चों प्रेरणा गठित करने की? तो अनुच्छेद 43A। ध्यान रखिएगा बच्चों, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मजदूरों के हितों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, अर्थात एक समान आपराधिक कानून है, सब भारतीयों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय के हों। तो एक समान आपराधिक कानून के साथ साथ एक समान सिविल कानून भी होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या है बच्चों, हर धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए अलग कानून, ठीक है, ईसाइयों के लिए अलग, पारसियों के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग लॉ चलता है बच्चों, ठीक है। तो सबका सिविल लॉ भी एक हो, इसीलिए बच्चों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें होती है। ये केवल भारत में अभी गोवा में लागू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अनुच्छेद 45 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। पहले बच्चों यहाँ पर 14 वर्ष से कम था, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों मतलब 0 से 14 था। लेकिन चूंकि 6 से 14 का क्या हुआ बच्चों, उसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया, इसीलिए अब क्या है यहाँ पर 0 से 6 वर्ष है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अनुच्छेद 46 SC, ST और OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है बच्चों, शराबबंदी आपने सुना होगा। तो शराबबंदी करने के लिए सरकारों को प्रेरणा कैसे मिलती है? तो ये भी निर्देश बच्चों आपका अनुच्छेद 47 में दे दिया गया है संविधान के निर्माण के दौरान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन वैज्ञानिक आधार पर किया जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा गौ रक्षा, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो है यूपी में गौ रक्षा को क्या किया जाता है, मान्यता दी जाती है बच्चों। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि संविधान ने सरकारों को ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिया है कि आप क्या करेंगे, गौ रक्षा करेंगे, गौ संरक्षण करेंगे और गौ हत्या को प्रतिबंधित करेंगे, या जितने भी दुधारू नस्ल के पशु हैं उनको संरक्षण प्रदान करेंगे और उनकी हत्या को रोकेंगे। तो गौ हत्या के लिए कोई अलग से प्रेरणा उनको नहीं मिली, वो ऑलरेडी संविधान जब बना तो प्रेरणा दे दी गई है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 49 स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 49 में है, याद करना है बच्चों। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, जो कि कर दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भारत बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से सुलझान करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की विदेश नीति का आधार है, भारत की विदेश नीति का आधार है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत की विदेश नीति का आधार। सभी बच्चों लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, ठीक है। तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में इसका उल्लेख है। मैंने भाग भी साथ में कवर कर दिए हैं, यदि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, एक वीडियो में दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए टोटल यहाँ पे क्या है बच्चों, 11 कर्तव्य। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि टोटल 11 है, एग्जाम में आता है पीसीएस में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। इसके बाद बच्चों संविधान संशोधन कौन सा था, तो 42वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 यहाँ पर आपको मिल गया। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 4 जोड़े गए थे। अभी कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा सूची में एक और जोड़ा गया, जो आपका 5वां क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन यहीं पे मैंने आपको बता दिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों जो जोड़ा गया है वो ये जोड़ा गया है कि प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो दी जा रही है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज या संभावना देंगे, अवसर देंगे कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। संघ, आपका भाग 5 जो है वो संघ या संघ सरकार के बारे में है बच्चों। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक इसका उल्लेख है, ये दोनों ही याद करना है। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब संघ में तीनों चीजें हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों का जिक्र मैंने किया है। यहाँ पर बच्चों आपका सबसे पहले कार्यपालिका है। अब इसमें बच्चों एग्जीक्यूटिव में अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति एक होगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इसका उपयोग अपने स्वयं के द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारी राष्ट्रपति के कौन? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। पीएम एंड कैबिनेट, ध्यान रखिएगा ये आपका अस्तित्व में कहाँ से आई, वो यहीं से आती है। ठीक है, आर्टिकल 53। नेक्स्ट बच्चों आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है बच्चों। ठीक है, हम लोग सीधे मतदान नहीं करते राष्ट्रपति के चुनाव में, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एमपी या एमएलए वोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणी मत द्वारा, ये आपका नाम है, एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 60, इससे कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चों, नोट्स भी बना लीजिए, जितना मैंने बोला ना वो सब एग्जाम का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण बच्चों आपका अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति कोई गैर संवैधानिक काम करता है तो उसको भी संसद महाभियोग प्रस्ताव लाकर हटा सकती है। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ का अनुच्छेद 60 में। दोनों ही ये सारे अनुच्छेद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 63, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। 64, उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना, अर्थात राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होगा। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग। और ये पदेन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने पद के गुण के कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उपराष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 66 और 72 बच्चों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। यही डिफरेंस है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ऑर्डिनरी पावर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपका आ जाता है आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 74 और 75। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और ये बच्चों भारतीय संसदीय प्रणाली का आधार है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, भारतीय संसदीय प्रणाली का आधार है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, लोकसभा के प्रति है, संसद के प्रति नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी या भारत सरकार के सबसे बड़े वकील के बारे में बात करता है। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्यपालिका हो गया बच्चों। अब हम लोग आते हैं विधायिका के। अब केंद्र की विधायिका कौन है बच्चों? आप सबको पता है बेटा, तो वो संसद है। वो कौन है? वो संसद या पार्लियामेंट है। 2 सदन होते हैं बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा। और कोई व्यक्ति और भी होता है तीसरा जो इसका अभिन्न अंग है, तो इट इज नन अदर देन द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये केंद्रीय विधायिका है। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, संसद के गठन के बारे में बताता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड आप लोग वेट करिएगा,
बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चों संसद के गठन के बारे में बताया, ये संसद की संरचना के बारे में आपको बताता है, ये आपका जो आर्टिकल है। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने इस पे मेन जो हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं मेन चीज़ क्या है बच्चों, संसद की संरचना आर्टिकल 79 जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 80 बच्चों राज्यसभा की संरचना के बारे में बात होती है। ठीक है, और आर्टिकल 81 आपका लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है। ठीक है, तो लोकसभा 81 है, 80 राज्यसभा है और 79 संसद है। तीनों याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 83 कहता है संसद के सदनों की अवधि और 93 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब मेन बच्चों आर्टिकल 105 संसद भवन की शक्तियां और सांसदों के विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बच्चों आता है बहुत बार। नेक्स्ट आर्टिकल 109 बच्चों धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बात करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है, मनी बिल को डिफाइन करता है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, 109 बताता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और धन विधेयक को डिफाइन कौन करता है, आर्टिकल 110। और 110 बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, कम से कम 20 बार आ चुका होगा। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है, जिसको हम लोग बजट के बारे में भी जानते हैं, बजट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 114 बजट के विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। जब तक ये विधेयक पारित नहीं होता बच्चों, तब तक सरकार जो है, जो पैसा है उससे खर्च नहीं कर सकती जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सरकार के आय पक्ष को क्या करता है, संवैधानिकता प्रदान करता है, अप्रूवल देता है, और व्यय पक्ष के लिए बच्चा क्या है, सरकार के व्यय पक्ष को ये क्या करता है बच्चों, अप्रूव करता है, और आय पक्ष के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए बच्चों वित्त विधेयक होता है, ध्यान रखिएगा। तो विनियोग विधेयक क्या है बच्चों, ये सिर्फ सरकार पैसा भारत की संचित निधि से निकालती है और खर्च करती है, जब ये पारित होता है उसके बाद। और आपका वित्त विधेयक जो है टैक्स कलेक्शन या राजस्व वसूली के लिए टैक्स लगाने का अधिकार देता है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों ना, ये मैंने आपको शॉर्ट में क्लियर करके बता भी दिया बजट पारित करने की प्रक्रिया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्टिकल 123 बच्चों ये अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है बच्चों, जब संसद का मध्यावकाश चल रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं न्यायपालिका के ऊपर। अब न्यायपालिका क्या आ जाते हैं ऊपर, तो न्यायपालिका में बच्चों न्यायपालिका को भारतीय संविधान का बच्चों क्या बोला गया है, व्याख्या करने का सर्वोच्च अधिकार है या सबसे बेहतर अधिकार है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 124 है आपका सर्वोच्च न्यायालय की गठन और स्थापना से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताता है। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, आता है एग्जाम में। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एडहॉक जजिस के बारे में बताता है। ठीक है, 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में बताता है। ठीक है, ये एडहॉक, ये रिटायर्ड, ध्यान रखिएगा बच्चों, अंतर है। 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख का न्यायालय होना, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय होते हैं उनको रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, जो लोअर कोर्ट्स उसको क्या करती हैं, एज ए प्रेटेक्स्ट उसको क्या करती हैं, जजमेंट को मानती हैं और उसी के अनुरूप जो है उसी के दायरे में अपना निर्णय भी सुनाती हैं। ठीक है, और कोर्ट की अवमानना करने का अधिकार किसी को नहीं है बच्चों। ठीक है, आर्टिकल 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 124 129 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका सर्वोच्च न्यायालय की सीट आर्टिकल 130 में है बच्चों, दिल्ली में है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि वो सीट कहीं पर भी स्थापित कर सकता है। 136 सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश। 137 बच्चों आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय या आदेशों की समीक्षा कर सकता है, ये उसको अधिकार है 137 के तहत। ठीक है, ये न्यायिक समीक्षा नहीं है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है वो दूसरा है बेटा। ठीक है, वो अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिकली आर्टिकल 13 से
है ओरिजिनेट होता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, स्वतः संज्ञान के द्वारा, सुमो मोटो के द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही समीक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 141 बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, ये बताता है। इसके बाद बच्चों आर्टिकल 148 बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के सीएजी के बारे में बताता है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये करता क्या है बच्चों, ये जितना भी पैसा बजट में अप्रूव करके सरकार को दिया गया, सरकार ने जिस मद में जितना खर्च करना था उतना खर्च किया कि नहीं, खर्च करने में विवेकपूर्ण तरीके से मितव्ययता का ध्यान रखा कि नहीं, कहीं 10 रुपये में 100 रुपये तो नहीं खर्च कर दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ बच्चों। तो ये सब काम कौन देखता है बच्चों, सीएजी देखता है। वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है बच्चों, वो अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति रिपोर्ट कहाँ पर रखता है बच्चों, संसद में। और संसद अपनी रिपोर्ट कहाँ पर रखती है बच्चों, संसद कहाँ फॉरवर्ड कर देती है इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा प्रश्न एग्जाम में आता है बच्चों। संवैधानिक संस्था है, वे संस्थाएं जिनका संविधान में सीधे जिक्र है संवैधानिक कहलाती है। 149 सीएजी की कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बच्चों आपका संघ हो गया। अब आते हैं राज्य के बारे में। तो राज्य बच्चों भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों आपका राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, अनुच्छेद 153 बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में 2020-21 में पूछा गया। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 154। 161 राज्यपाल को भी क्षमतान शक्ति प्राप्त है, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों। और अनुच्छेद 72 आपका किसके बारे में बच्चों, पार्डनिंग पावर के, तो राष्ट्रपति के बारे में बच्चों। तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, 72 और 161। 165 राज्य के महाधिवक्ता के बारे में है। और आपका आर्टिकल 76 क्या था बच्चों, वो महान्यायवादी था। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे लोग को ध्यान रहना, क्लियर हो रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल आपका आर्टिकल 76। ठीक है, और आपका 165 आपका एडवोकेट जनरल, राज्य का सबसे बड़ा, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील। ठीक है, 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा सही बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 213 यहाँ पर है बच्चों। तो राष्ट्रपति का क्या था, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बच्चों आपकी आर्टिकल 123 में है। तो राज्यपाल की क्या है बच्चों, राज्यपाल का आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, इस 2 को उठा के यहाँ कर दीजिए, 213। समझ में आ गया बच्चों, याद हो जाएगा ना। सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, नेक्स्ट राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 बताता है बच्चों। अब 214 ये बताता है, तो आपका 124 क्या बताता है बच्चों, 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के बारे में। ठीक है, अब नहीं विश्वास हो रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए दिस इज 124 बच्चों, ये 124 है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और यहाँ पर बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये आपका 214 जो है बेटा, वो आपका क्या है, हाई कोर्ट के स्थापना के बारे में। क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक है, निश्चित रूप से आपको क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब हाई कोर्ट के बारे में क्या है बच्चों, 214, 2 को यहाँ कर दीजिए, 214, याद हो जाएगा ना, भूलेगा तो नहीं। ठीक है, चलिए सेशन जरूर इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए। फोड़ दीजिएगा सारे अनुच्छेद सही एक वीडियो से केवल। 215 मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करिएगा आपने। 215 उच्च न्यायालयों का विलेख का न्यायालय होना। ठीक है, इसके बाद 226 कुछ रिट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति। मैंने बताया था आपको कि अनुच्छेद 32 के तहत हम मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट भी हम जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। और रिट जारी करने का अधिकार 5 प्रकार की हाई कोर्ट को भी है, लेकिन हाई कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के लिए ही नहीं बच्चों, अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है, यह डिफरेंस है बच्चों। तो रिट अधिकारिता के बारे में हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति या डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में बात करता है। तो ये आपका बच्चा जुडिशरी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों पंचायत। केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख रहे हैं बेटा। ठीक है, संविधान के भाग 9 243 और 243 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। ठीक है, चलिए 243 से क्या कहता है, ग्राम सभा के बारे में बताता है। ठीक है, अब एग्जाम में जो आता है 243 बी, पंचायतों का गठन। ठीक है, 243 डी
डी सीटों के आरक्षण के बारे में बात करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो आपका ये है, ये दो अनुच्छेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले लिख दे रहा हूँ बच्चों, 243 आई वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 के ये पंचायतों के चुनाव के बारे में बच्चों बात करता है, ठीक है। पंचायतों के चुनाव के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 243 के याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत बार आया है, 243 आई वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, ये दोनों एग्जाम में आएगा बच्चों, बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाग 9A में बच्चों नगर पालिका का जिक्र है, 243 पी से 243 जेड जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आपका इंपॉर्टेंट जो है वो 243 वाई है, वित्त आयोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका वित्त आयोग बच्चों नगर पालिका का दूसरे अनुच्छेद में है और इसका वित्त आयोग दूसरे अनुच्छेद में है। इसका वित्त आयोग बच्चों पंचायत का 243 आई में है, इसका 243 वाई में है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बच्चों नगर पालिका का चुनाव अलग अनुच्छेद में है, 243 जेड ए में, और पंचायत का चुनाव अलग अनुच्छेद में है। इसको ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, मैं दिखा इसलिए रहा हूँ आपको, ठीक है, 243 के में, ठीक है। तो इसमें आई के है पंचायत में वित्त आयोग और चुनाव, और यहाँ पर बच्चों आपका वाई और जेड ए, ठीक है, वित्त आयोग और चुनाव, याद हो जाएगा बच्चों। मैंने आपको तरीका बता दिया कंपैरिजन करके याद करने का। फिर बच्चों जो प्रश्न पूछा गया है जिला योजना समिति से 243 जेड डी और महानगरीय योजना समिति से 243 जेड डी, तो ये भी आर्टिकल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जो नगर पालिका से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात कर लेते हैं भाग 12 के बारे में जो वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद या सूट से संबंधित है, ठीक है, 264 से 300A। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, केवल वही आर्टिकल। भारत की संचित निधि और लोक लेखा निधि का जिक्र बच्चों कहाँ पर है, अनुच्छेद 266, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 267 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बताता है, कंटिजेंसी फंड के बारे में बताता है। 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 30 से 40 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजस्व कलेक्शन होता है उसको किस किस प्रोपोर्शन में बांटा जाए, कितना राज्यों को हिस्सा दिया जाए, कितना केंद्र के पास रहेगा, ये इसकी अनुशंसा करता है, ठीक है। इधर 300 जो संपत्ति का अधिकार पहले बच्चों अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, और अब क्या है बच्चों, ये आपका एक लीगल राइट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, एग्जाम में ये पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों आपका आता है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है बच्चों, वो आपका है अखिल भारतीय सेवाएं, वो आपका है बच्चों अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। 312 में ये वे सेवाएं हैं बच्चों जिसमें नियुक्ति तो केंद्र करता है, लेकिन आपका जो सेवा देने जाते हैं कैडर जो होता है वो स्टेट होता है बच्चों। 3 सेवाएं हैं बच्चों इस समय जो अखिल भारतीय हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं है, ध्यान रखिएगा, IFS नहीं है, IFS दूसरा होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है। नेक्स्ट बच्चों 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, अनुच्छेद 315 में बोला गया बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, तो ये 2 अनुच्छेद बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अधिकरण। अधिकरण बच्चों भाग 14 का अनुच्छेद 323 से 323B। 323A क्या कहता है बच्चों, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, और यूपीपीसीएस 2022 में, यूपीपीसीएस 2022 में एक प्रश्न बच्चों यहीं पर क्या हो गया था, एक प्रश्न का एक फैक्ट जो था बेटा वो यहाँ पर विवाद हो गया था, जो यूपीपीसीएस ने प्रश्न पूछा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट बच्चों निर्वाचन। निर्वाचन बच्चों आपका संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में संबंधित है, ठीक है। तो 324 आपका किससे संबंधित है बच्चों, इलेक्शन से। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का चुनाव आयोग में निहित होना, ठीक है। अब चुनाव आयोग बच्चों कौन कौन से चुनाव कराता है, तो राष्ट्रपति का बच्चों, ठीक है, ध्यान रख लीजिए, उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद बच्चों कौन सा चुनाव आपको पता होगा, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा,
ठीक है। राज्य विधानसभा आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। ये सारे चुनाव बच्चों कौन कराता है, ये आपका चुनाव आयोग कराता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लेकिन पंचायत और नगर पालिका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने देखा था पंचायत प्लस नगर पालिका, इनके लिए बच्चों चुनाव क्या यही चुनाव आयोग कराता है? नहीं बच्चों, उनके लिए बच्चों एक राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है बच्चों, ध्यान रखिएगा। वो बच्चा इनके चुनाव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, हम लोगों ने देखा था। 325 धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपात्र नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर होने वाले लोगों के सदन और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है। बेसिकली क्या है बच्चों, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर बात करता है आपसे, ठीक है, वयस्क मताधिकार की बात करता है आर्टिकल 326। और इसके बाद बच्चों आपका 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ विशेष वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के बारे में भाग 16 में 330 से 342 में जिक्र है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे क्या है, केवल इंपॉर्टेंट बात करेंगे। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 340 जो है बच्चों पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये तीनों ही बच्चों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों आपातकालीन प्रावधान, बच्चों इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो संविधान के भाग 18 में है, 352 से 360 में। यहाँ पर बच्चों देख लीजिए 3 प्रकार की इमरजेंसीज होती हैं। पहली इमरजेंसी बच्चों आपकी 352 है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं या आपातकाल की उद्घोषणा कहते हैं। युद्ध, वायाक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसे लगाया जाता है, ठीक है। कॉपी पेन से नोट करते चलिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। युद्ध, वायाक्रमण और सशस्त्र विद्रोह इसका आधार है, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 356 में आपका राज्य आपातकाल या स्टेट इमरजेंसी आता है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। और अनुच्छेद 360 बच्चों वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है संविधान संशोधन। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका आर्टिकल 368 जो है संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्ति प्रदान करता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा आपका अनुच्छेद है। तो ये रहे बच्चों संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने आपको एक वीडियो में कवर करा दिए, और ये पूरा देख लीजिएगा, पीसीएस का सारा प्रश्न बच्चा आपका ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा बच्चों, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए बच्चों, ठीक है। मास्टर वीडियो है पॉलिटी का, रामबाण सीरीज है बेटा, ठीक है। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये वीडियो बेटा मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ये आप लोग का दायित्व तो बनता है, जो भी बच्चे देखें उसको मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये बच्चों मास्टर वीडियो की श्रृंखला में ये पहला मास्टर वीडियो था इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का मैंने मास्टर वीडियो आपको दे दिया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दूंगा बच्चों। तो ये आर्टिकल मैंने पढ़ा दिया बच्चों, आपको पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं इसी के साथ, और शेड्यूल का वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो इंडियन पॉलिटी आपको पूरा कंप्लीट। फिर बच्चों हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री इस तरीके से बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे पॉलिटी पूरे आर्टिकल से हम लोगों ने कंप्लीट किया, डेट्स के माध्यम से हम लोग सभी इंपॉर्टेंट घटनाएं पढ़ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ये आपका दायित्व बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।